वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर चल रही थी और उसमें अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, यानी कि असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। ये वाला टॉपिक अपना चल रहा था, चैप्टर चल रहा था। लास्ट क्लास में अपन ने इसमें देखा था जो अपना जो स्टार्ट ये हुआ था लांगराज से। उसके बाद जो लास्ट क्लास अपनी हुई थी वो हुई थी डिवाइडेंड के ऊपर, ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन के ऊपर। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और उसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे जो डिवाइडेंड डिफरेंस था उसके ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवाइडेड डिफरेंस फॉर अलजेब्रा। मतलब अलजेब्रा के जो मतलब फंक्शंस के लिए अपन बात करेंगे, ठीक है। उसके लिए जो नंबर फर्स्ट आता है, ऐसे मान लो ये इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। जो प्रॉपर्टीज अपन हर जो ऑपरेटर है उसके अंदर पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसका कुछ स्टेटमेंट इस प्रकार से है, द डिवाइडेड डिफरेंस of the product of a constant and a function is equal to the product of the constant equal to the product of the constant and the divided difference of the function and the divided difference of the फंक्शन। इसके लैंग्वेज को मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूं। ये कह रहा है कि एक फलन तथा अचर के गुणनफल का विभाजित अंतर अचर तथा फलन से विभाजित अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात ये कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से सुनो। ये कह रहा है द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का जो डिवाइडेड डिफरेंस होता है ऑफ ए कांस्टेंट, मतलब किसी कांस्टेंट के साथ में बोल रहा है ये, ठीक है। जैसे अर्थात आप इसको जैसे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखो, ये कह रहा है द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट, मतलब डिवाइडेड डिफरेंस बोल रहा है किसी कांस्टेंट फंक्शन के साथ, ठीक है, किसी कांस्टेंट के साथ इस प्रकार से बोल रहा है ये, ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट एंड द डिवाइडेड डिफरेंस। ये कह रहा है ये इक्वल होता है, मतलब डेल सी एफ एक्स बराबर होगा सी डेल एफ एक्स के, मतलब इसका डिवाइडेड डिफरेंस और कांस्टेंट ये इक्वल होगा इस कांस्टेंट और इस फंक्शन के प्रोडक्ट का जो डिवाइडेड डिफरेंस होगा, ठीक है। ये लैंग्वेज क्या कह रही है, ये लैंग्वेज कह रही है कि कांस्टेंट एंड फंक्शन का जो मल्टीप्लाई होगा, जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा और इस प्रोडक्ट का जो डिवाइडेड डिफरेंस होगा यानी कि डेल, वो आपके इक्वल होगा इस कांस्टेंट एंड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट और डिवाइडेड डिफरेंस का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो कांस्टेंट तो सी है, डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, डेल है, किसका निकाल रहे हो, एफ एक्स का, तो सी डेल एफ एक्स के इक्वल होता है। ऐसी ये लैंग्वेज कह रही है, ठीक है। तो लैंग्वेज का मतलब सीधा सीधा सा यही है, कम्यूटेटिव आप इसको बोल सकते हो। अब तक अपने इसको क्या बोला है, कम्यूटेटिव बोला है पीछे वाले में, ठीक है। तो एज ए कम्यूटेटिव भी इसको बोल सकते हो आप, क्रम विनिमय इसको बोल सकते हो। इसका अपन प्रूफ लेते हैं, तो देखना इसका प्रूफ करते हैं। लेट कैपिटल एफ एक्स बराबर ले लो आप इतना, ये वाला मान लो सी एफ एक्स, अर्थात आपको लेकर चलना है डेल एफ एक्स, क्योंकि इसका मतलब यही है
बराबर, आप इस पे अब ऑपरेट करो, ठीक है, आप इस पे इस डेल को ऑपरेट करो किस फंक्शन के लिए, x0 और x1 के लिए कर दो या ए बी के लिए कर दो, ठीक है। मैं ए बी के लिए करता हूं तो क्या मिलेगा, एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, यही मिलेगा, ठीक है। डिवाइडेड डिफरेंस यही होता है, बराबर। अब देखो यहां b रखूंगा, ठीक है, तो स्मॉल एफ बी और c साथ में आ जाएगा, तो c एफ बी माइनस सी एफ ए बटा बी माइनस ए, क्लियर कहानी। दोनों में c कॉमन आ रहा है तो c कॉमन लोगे तो एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसको क्या लिख सकते हो आप, डेल एफ डेल, ठीक है, इसको लिख सकते हो आप डेल एफ एक्स लिख सकते हो वापस, और ये सी बाहर आ गया, ये लो, ठीक है। यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था, अर्थात आप एफ एक्स की जगह वापस रखो तो डेल सी एफ एक्स में लेकर चला था और सी डेल एफ एक्स मुझे मिल गया, ठीक है। फर्स्ट वाले में यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी, तो छोटी सी प्रॉपर्टी थी। मेन इसमें दिक्कत कहाँ आ रही थी, ये लैंग्वेज समझने में दिक्कत आती है। इस न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं उसकी जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इस लैंग्वेज को आप ध्यान से समझने का प्रयास करो। इसके जो भी लैंग्वेज लिखी है उसको समझो दिमाग में, ये क्या बोलना चाह रहा है, इसके वर्ड्स को पकड़ो, ठीक है, इसके वर्ड्स को पकड़ो और जो ये बोल रहा है वो चीज लिख दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये लैंग्वेज तो थोड़ी अलग टाइप की थी, इस लैंग्वेज से हम नहीं समझ पा रहे थे कि एग्जैक्ट में करना क्या है, लेकिन जैसे ही मैंने ये लिखा आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर गया, अरे यार ये तो छोटी सी चीज थी, ये तो कोई बड़ी चीज थी नहीं, ठीक है। तो वो कैसे दिमाग में क्लिक करेगा, जब आप इस लैंग्वेज को अच्छे से समझोगे तो आपको तुरंत ये क्लिक कर जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं इसके अगली प्रॉपर्टीज की तरफ। आगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं और ये कह रहा है द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द algebraic sum of any two function is the algebraic sum of their individual divided difference। इसको मैं एक बार हिंदी में रिपीट कर देता हूं, ये कहना क्या चाह रहा है, इसको सुनना, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि दो फलनों के बीजीय योग का विभाजित अंतर, दो फलनों के बीजीय योग मतलब कोई भी दो फलन मान लो, उनका जो योग होगा, उनका योग का विभाजित अंतर, मैं कोई भी दो फंक्शन मान लेता हूं, ठीक है। देखो इसमें आपको करना क्या है, इस लैंग्वेज को पकड़ो, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कोई दो फलन है आपके पास, उन दोनों फलन का सम कर दो और उनका क्या ले लो, डिवाइडेंड डिफरेंस ले लो। तो कोई भी दो फंक्शन में एक तो एफ एक्स मानता हूं, एक में जी एक्स मानता हूं सर, दोनों का योग कर दो, योग करने के बाद इनका डिवाइडेड डिफरेंस ले लो, ये ले लिया, ये इक्वल होता है इसके जो इंडिविजुअल है मतलब दोनों के अलग अलग योग के बराबर होता है, अर्थात डेल एफ एक्स प्लस डेल जी एक्स। ये चीज मुझे सिद्ध करनी है, इसमें ये चीज सिद्ध करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज को ध्यान से समझो, इसने क्या कहा था, डिवाइडेंड डिफरेंस ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ एनी टू फंक्शन, किन्हीं भी दो फंक्शन का जो योग होगा उनका जो डिवाइडेंड डिफरेंस होगा वो उनके अलग अलग डिवाइडेंड डिफरेंस के योग के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये लैंग्वेज पकड़ो बस, ठीक है। अब जब लैंग्वेज आपको मिल गई तो प्रूफ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस पूरे को कुछ मान लो, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। मैं मान लेता हूं लेट एफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर, मैं इसको पूरे को कैपिटल एफ एक्स मान लेता हूं, ठीक है। तो डेल कैपिटल एफ एक्स बराबर, मैं ए और बी के लिए निकालना चाह रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ बी
माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। अब एफ बी का मान क्या होगा, यहां बी रखोगे तो यहां भी बी आ जाएगा, यहां भी बी आ जाएगा, मतलब इसका मतलब होगा एफ स्मॉल एफ बी प्लस जी बी, ठीक है, फिर माइनस, अब इसको ए रख दो यहां, तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस जी ए, ये ब्रैकेट बंद कर दो, और बट्टे में क्या आ जाएगा सर, बी माइनस ए आ जाएगा। अब यहां देखो, इसको और इसको एक साथ ले लो, मतलब एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, फिर बीच में प्लस, इसको और इसको एक साथ ले लो, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस भी क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, मतलब जी बी माइनस जी ए, ठीक है, अपॉन बी माइनस ए। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब यहां से देखो, मैं इन दोनों को अलग अलग कर लेता हूं, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए, फिर प्लस जी बी माइनस जी ए बटे बी माइनस ए। क्लियर कहानी। इधर है मेरे पास डेल, अब एफ एक्स की जगह वापस ये वैल्यू रख दो, एफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर, मुझे ये बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये किसके बराबर होगा, ये एफ ए बी के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, इसको आप एफ ए बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, प्लस और इसको मैं जी ए बी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, और ये क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ही तो है, अर्थात इसको डेल एफ एक्स प्लस डेल जी एक्स लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ लेकर चले थे, ये चीज़ मुझे मिल गई। क्लियर है कहानी, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक कि ये दो जो प्रॉपर्टीज पढ़ी, इनमें दोनों में भी कुछ नहीं था, ठीक है। एक थर्ड वाली प्रॉपर्टी अब और ले लेते हैं, ये क्या कहना चाह रही है। इसी प्रकार ये काफ़ी सारे हो, f1x हो, f2x हो, f3x हो, तो डेल सबके साथ लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो नंबर 3 है उस पर चर्चा करते हैं अब। तो देखना, नंबर 3 है द डिवाइडेड डिफरेंस of the linear sum of two functions is the linear sum of the divided difference of the divided difference that is। अब इसको समझो, इसकी लैंग्वेज क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि दो फलनों के रेखिक योग का विभाजित अंतर उन फलनों के विभाजित अंतर का रेखिक योग होता है। अर्थात ये तो सीधा सीधा सा ये रेखिक योग का मतलब c1f(x) प्लस c2g(x) बराबर, अब क्या करना है, डेल को अंदर ले जाओ, तो c1 डेल f(x) प्लस c2 डेल gx। ये प्रॉपर्टी आपको इसमें प्रूफ करनी है, सिद्ध करनी है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रूफ करने के लिए वही चीज, अंदर वाले को एक बार कुछ मान लो ताकि आपके लिए इजी हो जाए, इसको पूरे को कुछ मान लो, ठीक है, इसको पूरे को मैं कुछ f(x) मान लेता हूं। तो लेट कैपिटल f(x) बराबर c1f(x) प्लस c2gx, ठीक है। तो डेल कैपिटल f(x) ये लेकर चलूंगा मैं, ठीक है, और वो लेके आऊंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। तो एफ बी, यहाँ x की जगह b रखोगे तो c1 एफ बी प्लस c2 जी बी, फिर माइनस, ये ब्रैकेट लगा दो, फिर माइनस, अब x की जगह a रख दो, तो c1 एफ ए प्लस c2 जी ए बट्टे b माइनस ए। क्लियर कहानी। आगे बढ़ते हैं अब देखो, माइनस को अंदर ले लो, तो c1 एफ बी प्लस
C2GB माइनस C1FA माइनस C2GA बटा B माइनस ए। मैं इसको एक साथ लेता हूँ तो C1FB माइनस C1FA, फिर प्लस इसको और इसको एक साथ लेता हूँ तो C2GB माइनस C2GA बटा B माइनस ए। क्लियर कहानी। आगे चलते हैं। डेल कैपिटल Fx बराबर, ठीक है, यहाँ से मैं C1 कॉमन लेता हूँ तो C1 अंदर बचेगा मेरे पास FB माइनस FA, ठीक है, फिर प्लस, फिर बटे इसको अलग कर लो B माइनस ए, फिर प्लस इतने में से C2 कॉमन लेता हूँ तो बचेगा GB माइनस GA बटे B माइनस ए। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को। तो डेल कैपिटल Fx बराबर C1। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, Fx लिख सकता हूं वापस, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं डेल Fx, प्लस C2 बाहर, इसको क्या लिख सकता हूं डेल Gx। यानी कि मैं ये पार्ट लेकर चला था और ये पार्ट मुझे मिल गया, ठीक है। यही चीज़ मुझे क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, पहले भी एक बार मैंने दोबारा आपको प्रूफ करवा दी ताकि आपको आगे के लिए ध्यान में रहे, ठीक है, भूलो ना कभी। अब इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट 2-3 थ्योरम्स हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। अब इसकी थ्योरम्स है, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइड एंड डिफरेंस, ठीक है, विभाजित अंतर के गुणधर्म। वो अलजेब्रा के लिए थे, अब अपन विभाजित अंतर के गुणधर्म पढ़ेंगे। इसके लिए पहली जो थ्योरम आती है, इंपॉर्टेंट लगा लेना सर, पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। थ्योरम है द वैल्यू ऑफ एनी डिवाइडेड डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ एनी divided difference is independent of the order, is independent of the order of the arguments, order of the arguments, that is the divided difference are, that is the divided difference are, the divided difference are symmetric function of their arguments, are symmetric function of their आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं। पहले मैं इसको हिंदी मीडियम वालों के रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको। ये कह रहा है कि किसी विभाजित अंतर का मान उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र होता है। ये क्या कह रहा है, किसी विभाजित अंतर का मान उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब विभाजित अंतर जैसे f x1 x2 xn तक है, ठीक है। तो आप इसका जब डिवाइड एंड डिफरेंस निकालोगे डैश डैश xn, तो ये कह रहा है कि इनके जो वेरिएबल्स है ना, आप इसको उधर उधर कर दो, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। मतलब आप इसको डेल f x2 x1 x3 xn इस प्रकार कर दो, या डेल x1 x2 डैश डैश, ये xn पहले कर दो, बाद में xn -1 कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ये कहना चाह रहे हैं कि इनके जो क्रम है ना, क्रम बदलने से इनके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब ये इससे इंडिपेंडेंट होता है, इससे स्वतंत्र होता है। ये इसकी लैंग्वेज है, ठीक है। अब इसी लैंग्वेज को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो। ये प्रॉपर्टी आपकी सिमेट्रिक की भी होती है। सिमेट्रिक में आप क्रम इधर उधर कर दो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सममित जिसको बोलते हो, यानी कि एफ ए बी बराबर आप एफ बी ए लिख दो अगर ये सिमेट्रिक है तो,
ठीक है, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब वो फंक्शन कैसा है आपका, सिमेट्रिक है। अगर आपने वेरिएबल्स के जो क्रम है उसका जो सीक्वेंस है इसको उधर उधर आपने कर दिया, इधर उधर आपने कर दिया, तो ध्यान रखना उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो प्रॉपर्टी किसकी कहलाती है, वो सिमेट्रिक कहलाती है। अपने आज तक सिमेट्रिक में यही तो पढ़ते हैं कि कोई फंक्शन है उसके वेरिएबल को आप इंटरचेंज कर दो, आपस में बदल दो, ठीक है, लेकिन रिजल्ट नहीं बदलेगा, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। अगला यही है, अर्थात द डिवाइडेड डिफरेंस आर सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स, मतलब वो रिजल्ट क्या होता है, डिवाइडेड डिफरेंस का सिमेट्रिक होता है, ऐसा कह रहा है। अपने को ये चीज सिद्ध करनी है, तो देखना करते हैं इस चीज को प्रूफ। तो देखना इसका प्रूफ लेते हैं अपन। मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स मेरे पास क्या है, कोई फंक्शन है, एंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर एफ एक्स एंड x की वैल्यू आप ले लो एक बार x0, x1, x2, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस अपन लिख रहे हैं इसका, तो क्या होगा दोस्तों, f x0 x1 बराबर हम क्या लिखते हैं, अपन लिखते हैं x1 माइनस सॉरी f x1 माइनस f x0 बटे x1 माइनस x0, ये लिखते हैं, सभी को ध्यान में है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिख लो, ठीक है, इसको क्या करना है अपने को, अलग अलग करके लिख लेता हूं मैं। इस एफ x1 बटा x1 माइनस x0 को अलग लिख लेता हूं और बाकी पार्ट को मैं अलग लिख लेता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो देखना मैं यहां से इसको लिखता हूं एफ x1 बटे x1 माइनस x0 माइनस एफ x0 बटे x1 माइनस x0, ठीक है। अब इसमें देखो मैं थोड़ा सा इसको अलग करके लिखता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं एफ x1 बटे x1 माइनस x0 फिर प्लस एफ x0 बटा x0 माइनस x1, ठीक है। यहां से आप इसको लिख सकते हो एफ x0 बटा x0 माइनस x1 प्लस एफ x1 बटा x1 माइनस x0। यही चीज़ क्या शो कर रही है, इसकी सिमेट्रिक को शो कर रही है। इसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि इसी चीज़ को है ना, इसी को हमने ये लिखा है, आप देख सकते हो इसी चीज़ को हमने क्या लिखा है, ये लिखा है। किस चीज़ को, यहाँ से ये चले, ठीक है, हमने क्या किया है, सिर्फ कॉमन लिया है, ठीक है, अलग नहीं लिखा है, चीज़ सेम लिखी है, ठीक है। सिमिलरली मैं सेकंड डिफरेंस लिखूंगा, ठीक है, सिमिलरली सेकंड डिफरेंस, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंस लिखूंगा मतलब एफ x0 x1 x2 बराबर, ठीक है, ये लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ x0 x1 माइनस एफ x1 x2 बटे x2 माइनस x0। क्लियर कहानी, सॉरी x0 माइनस x2, ठीक है। मैं ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर आप पहले ऐसे क्यों लिखते हो, आप डायरेक्ट अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना, एफ x1 x2 माइनस एफ x0 x1 बटे x2 माइनस x0। मैंने ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके लिखा, लेकिन अब दिमाग में कई स्टूडेंट के ये सवाल जरूर आ रहा है कि सर अपन ये लाइन क्यों लिखते हैं, डायरेक्ट यही लिख लें, ठीक है। लेकिन मैं ये क्यों लिखता हूँ, इसका लिखने का रीज़न ये है क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है कि कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि सर ने ये स्टेप कहाँ से कैसे लिख दी। इसको मतलब मैंने क्या कहा कि याद नहीं करना, हमें सीखना है। और हमने इस चीज़ को कैसे सीखा है, हमने इस चीज़ को यहाँ से सीखा है लास्ट क्लास में कि इन दो को साथ लो, ठीक है, फिर आगे वाले दो को साथ लो,
ठीक है, तो पहले इन दो को साथ लिया, फिर इन आगे वाले दो को साथ लिया, ठीक है, फिर बीच वाला स्किप कर दिया x0। इस सीक्वेंस को नहीं तोड़ा अपन ने, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, माइनस ऊपर नीचे कॉमन लेके इसको इस प्रकार से रख दिया। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन इसको एग्जैक्ट में लिखने का तरीका अपन ऐसा बोलते हैं कि इस प्रकार से लिखें तो ज्यादा सही रहता है, ऐसा अपन मानते हैं। बराबर, अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, 1/x2 माइनस x0 में बाहर निकाल लेता हूं, अंदर बचेगा f(x1) x2 माइनस f(x0) x1। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखो x0 x1 के लिए जो मान निकाला था मेरे पास पड़ा है, ठीक है, मुझे इसका मान लिखना है, तो मैं लिखता हूं, ये इधर वाला साफ कर देता हूं, तो देखना आगे। अब मैं इसका मान क्या लिखता हूं, इसका मान मैं लिखूंगा 1/x2 माइनस x0, ये तो बाहर ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दो, यहां से अपने को बाहर निकाल के ये मिला था। इधर लिखूंगा f(x2) माइनस f(x1) बटे x2 माइनस x1, फिर बीच में माइनस, ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा। इसको मैं लिखूंगा f(x1) माइनस f(x0) बटे x1 माइनस x0, ये लिख दिया। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, 1/x2 माइनस x0, क्लियर, फिर ब्रैकेट, यहां से देखना अब अपन क्या करते हैं, ये दोनों में एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है, इन दोनों को मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो देखना x2 माइनस x1 और x1 माइनस x0, ठीक है, ये एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम लिया तो यहां बचेगा मेरे पास x1 माइनस x0 और f(x2) माइनस f(x1). क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं, फिर ये माइनस, ठीक है, ये माइनस आ गया। अब देखो यहां बचेगा x2 माइनस x1 एंड f(x1) माइनस f(x0), ये आ गया, ब्रैकेट बंद कर दो। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब आगे बढ़ते हैं, 1/x2 माइनस x0, क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब यहां से देखना x1 माइनस x0 f(x2), मैंने f(x2) को इसके साथ में ले लिया, फिर माइनस, फिर x1 माइनस x0 और बाहर f(x1), क्लियर, फिर माइनस। अब यहां से देखो एक f(x1) यहां भी पड़ा है, ये पड़ा, ठीक है, एक f(x1) यहां भी पड़ा है, दोनों को कॉमन लेके लिख लेते हैं। हम दोनों को क्या करते हैं, कॉमन लेके लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन कॉमन बाद में लेते हैं, पहले माइनस, यहां बचेगा x2 माइनस x1 f(x1) माइनस x2 माइनस x1 f(x0) और बट्टे x2 माइनस x1 और x1 माइनस x0। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को समझ में आई। अब चलते हैं आगे, 1/x2 माइनस x0 ब्रैकेट बंद, ठीक है, x1 माइनस x0 f(x2) माइनस कॉमन लो यहां से, और साथ में f(x1) भी बाहर निकालो, ठीक है, तो अंदर बचेगा x1 माइनस x0, ठीक है, ये माइनस बाहर चला गया तो प्लस x2 माइनस x1। क्लियर कहानी। और माइनस x2 माइनस x1 f(x0), ठीक है, और ब्रैकेट बंद, और पूरे के नीचे आ जाएगा x2 माइनस x1 और x1 माइनस x0। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को समझ में आई यहां तक। अब देखो मैं यहां क्या करता हूं, x1 से x1 कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है, मेरा x1 से x1 ये कैंसिल हो गया यहां से, ठीक है। आगे चलते हैं, तो देखो सर 1/x2 माइनस x0 ब्रैकेट बंद, x1 माइनस x0 f(x2) माइनस यहाँ
x2 माइनस x0 f(x1), फिर माइनस यहाँ x2 माइनस x1 f(x0) बटे x2 माइनस x1 और x1 माइनस x0, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, ऊपर वाला मिटाता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये fx2 वाला पार्ट अलग लिखूंगा, ये वाला पार्ट x1 वाला अलग लिखूंगा और x0 वाला मैं अलग लिखूंगा। तो देखना, चलते हैं अलग अलग लिख लेते हैं। तो देखो यहां से आएगा मेरे पास x1 माइनस x0 f(x2) बटे x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 और x1 माइनस x0, फिर माइनस, अब ये वाला पार्ट अलग लिख लो, x2 माइनस x0 f(x1) बटे x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 और x1 माइनस x0, फिर दोबारा माइनस, या x2 माइनस x1 f(x0) बटे x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 और x1 माइनस x0। क्लियर कहानी। यहां से देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, x1 माइनस 0 से ये कैंसिल, x2 माइनस 0 से ये कैंसिल और x2 माइनस x1 से ये कहानी कैंसिल। तो पार्ट मेरे पास बचेगा f(x2) बटे x2 माइनस x0 और x2 माइनस x1। फिर यहां से मैं क्या करता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, इसको तो ऐसा का ऐसा पड़ा रहने देता हूं, लेकिन इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये माइनस यहां आके इसको प्लस बना देगा। तो f(x1) बटे ये एज इट इज x1 माइनस x0, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। फिर प्लस यहां से f(x0) प्लस क्यों किया, माइनस है क्यों किया, क्योंकि मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और इसको मैं एज इट इज रख लूंगा। एक सेकेंड, छोटी सी, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। x0 माइनस x1 होना चाहिए था, ये सही है। ठीक है, फिर f(x0) ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं x0 माइनस x1 और x2 माइनस x0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? x2 माइनस x1 बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, अब देखो यही चीज मुझे क्या करनी थी, इसमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, सेकंड डिफरेंस के लिए। ठीक है, ये सेकंड डिफरेंस को आपको क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, ये सेकंड डिफरेंस के लिए आपको शो करेगा। ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, एक चीज ध्यान रख लेना, अपन कहीं एक छोटी सी माइनस की इसमें मिस्टेक अपने से हो गई, क्योंकि यहाँ पे है ना, ये तो प्लस का तो आएगा ही, लेकिन ये x0 माइनस x2 बनेगा। ठीक है, बस ये एक छोटी सी मिस्टेक का ध्यान रखना, क्योंकि ये पार्ट मेरे ख्याल से प्लस का बचेगा। ठीक है, ये पार्ट क्या बचेगा, अपना प्लस का बचेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये पार्ट अपने पास प्लस का रहेगा। ठीक है, अब वो जो भी है, जिस प्रकार से भी है, आप इस चीज़ को ज़रूर देख लेना। ठीक है, ये पार्ट अपने पास प्लस का बचना चाहिए। ठीक है, ऊपर से अपन कोई छोटी मोटी एरर अपने से हो गई, ये प्लस का बचेगा, तो यहाँ से दोनों में से हम माइनस माइनस कॉमन लेके प्लस का प्लस ही रह जाएगा। तो यही चीज़ अपने को प्रूफ करना था। यहाँ x2 था तो x2 में से कट रहा था, यहाँ x1 है तो x1 में से कट रहा था, यहाँ x0 है तो x0 में से कट रहा था। यही किसकी प्रॉपर्टी है आपके पास, सिमेट्रिक, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, f(x2) x1 x0 लेकर क्या चले थे आप, f(x0) x1 x2 लेकर चले थे, आपको बराबर में ये मिल गया। ठीक है, इसको आपने f(x2) f(x1) f(x0), तो इसको सीक्वेंस में आप f(x2) x1 x0 इस प्रकार से लिख सकते हो। तो कहानी समझ में आई होगी। अब इन प्लस में है, इधर उधर करके आप इसको f(x0) x2 x1 भी लिख सकते हो, या आप इसको f(x2) x1 x0 भी लिख सकते हो। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्लियर सभी स्टूडेंट को? ठीक है, यही प्रॉपर्टी किसकी है? सिमेट्रिक की है। सिमिलरली हम इसको n के लिए लेकर चलेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम इसको किसके लिए लेकर चलेंगे? n के लिए लेकर चलेंगे। तो देखना देखना, अब इसको मैं क्या करूंगा? n के लिए लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं n के लिए लिखता हूं। तो देखना f x0 x1 x2 डैश डैश xn, तो ये लिखा जाएगा f x0 बटा x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3 डैश डैश x0 माइनस xn, फिर प्लस f x1 बटा x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 डैश डैश x1 माइनस xn, फिर प्लस f x2 बटे x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 डैश डैश x2 माइनस xn। इस प्रकार मैं चलता रहूँगा और f xn बटे xn माइनस x0 xn माइनस x1 xn माइनस x2 डैश डैश xn माइनस 1। ठीक है, ये क्या आ गया? आपका n पदों के लिए आ गया सिमेट्रिक। ठीक है, तो यही चीज़ आपको क्या करनी थी? इस क्वेश्चन में सिद्ध करनी थी, यही चीज़ आपको दिखानी थी। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ थी। आगे अपन एक थ्योरम और लेते हैं। ठीक है, एक थ्योरम अपन और करते हैं। तो देखना, ये कह रहा है द nth थ्योरम है the nth divided difference of a polynomial of the nth degree are constant देखो ये क्या बोल रहा है? n घात वाले बहुपद के nवें विभाजित अंतर क्या होते हैं? अचर होते हैं। ठीक है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, तो देखना इसको अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, वही दो चीज तक दिखाएंगे अपन। ठीक है, ज्यादा नहीं दिखाएंगे। दो चीज, जैसे पीछे वाले में दो चीज तक दिखा दी, फर्स्ट अंतर दिखा दिया, सेकंड अंतर दिखा दिया, पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन से बहुपद का बोल रहा है? n घात के बहुपद का बोल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें n घात का बहुपद लेना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना यही होगा। मैं मान लेता हूं लेट fx बराबर x की पावर n। ठीक है, मैं बहुपद क्या ले रहा हूं? n घात का ले रहा हूं। ठीक है, और साथ में fx के लिए जो मैं वेरिएबल ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं xr और xr प्लस 1, क्योंकि इससे n का अपने आप अपन मान सकते हैं। ठीक है, r के इक्वल आप कुछ भी प्रूफ करो, कुछ भी रख दो, 0 1 2 3, तो सबके लिए ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो अपन x के लिए x बराबर r और x बराबर r प्लस 1 लेके चल रहे हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो देन फर्स्ट डिवाइडेंड डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा? f एक्स आर प्लस 1 बराबर f एक्स आर प्लस 1 माइनस f एक्स आर बटे एक्स आर प्लस 1 माइनस एक्स आर। क्लियर? f एक्स आर प्लस 1, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? यहां देखो, अगर r प्लस 1 हो तो यहां x की पावर n r प्लस 1 हो जाएगा। तो ये x की पावर r प्लस 1 n माइनस x की पावर r n बटे x की पावर r प्लस 1 माइनस x की पावर r। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपने सभी ने पढ़ा है अब तक। ठीक है, क्या?
ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बटे ए माइनस बी बराबर होता है ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी ए की पावर एन माइनस टू प्लस बी टू एन माइनस ए की पावर एन माइनस थ्री प्लस डैश डैश बी की पावर एन माइनस टू और यहाँ ए, ठीक है, फिर प्लस बी की पावर एन माइनस वन। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये बच गया आपके पास, ठीक है। एक ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन होती है, समघात इक्वेशन होती है। देखो हर पद में घात समान है, इसकी पावर कितनी है, n माइनस वन है, यहाँ भी पावर कितनी है, n माइनस टू, बी की एक पावर तो n माइनस टू, हर जगह देखो पावर सेम है, ठीक है। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन होती है और ये एक्सटेंड अपन बहुत जगह पढ़ते आए हो आप, ठीक है। तो ये एक्सटेंड में यहाँ काम में लेता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर एक्स आर प्लस वन एन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एक्स आर प्लस वन एन माइनस टू, फिर प्लस एक्स आर स्क्वायर एक्स आर प्लस वन एन माइनस थ्री प्लस डैश डैश प्लस एक्स आर एन माइनस टू और एक्स आर प्लस वन, फिर प्लस एक्स आर एन माइनस वन और एक्स, और कुछ नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इसका एक्सटेंड कर दिया सर, ठीक है। किसका एक्सटेंड किया है, इसका एक्सटेंड किया है मैंने, ठीक है। इस टर्म का अपन ने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहां से देखना, मैं क्या करता हूं, दोबारा से इसको चेंज करता हूं, ठीक है। ये तो सबको दिख रहा है कि ये n माइनस वन घात का क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है, या होमोजीनियस इक्वेशन आप इसको बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। ये एक चीज आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इसको r प्लस टू के लिए लेके चलता हूं, ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो, एफ एक्स आर प्लस वन, ठीक है। सिमिलरली आगे चलते हैं, इसको कोई इक्वेशन नंबर एक नाम दे दो। सिमिलरली हम अब इसको लेकर चलते हैं, x बराबर एक्स आर प्लस वन और एक्स आर प्लस टू के लिए लेकर चलते हैं। तो एफ एक्स आर प्लस वन एक्स आर प्लस टू बराबर, ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स आर कोमा एक्स आर प्लस वन माइनस एफ एक्स आर प्लस वन कोमा एक्स आर प्लस टू बट्टे एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर, ठीक है। दिख रहा है नीचे तक? हाँ दिख रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूं, तो देखना यहां से आगे बढ़ते हैं। अब भैया इसका मान तो मेरे, इसको दोनों को मैं अलग अलग करता हूं पहले, तो देखना एफ एक्स आर प्लस वन एक्स आर प्लस टू बराबर, इसको लिख सकता हूं मैं एफ एक्स आर प्लस वन बटे एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर, फिर माइनस एफ एक्स आर प्लस वन एक्स आर प्लस टू बटे एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं, तो यहां से देखना, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एफ एक्स आर प्लस वन, ठीक है, माइनस एफ एक्स आर, सॉरी हाँ एक सेकेंड, तो इसको इतना तो लिखना पड़ेगा, एफ एक्स आर प्लस वन माइनस एफ एक्स आर बट्टे, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, इतना वाला पार्ट है, ये मैं पूरे में ही कॉमन है, तो मैं इसको पूरे में से ही बाहर ले लेता हूँ, वन अपॉन एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर, इसको मैं पूरे में से ही बाहर ले लेता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स आर प्लस वन माइनस और एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर, फिर माइनस यहाँ से इसको लिख सकता हूँ एफ एक्स आर प्लस टू माइनस एफ एक्स आर प्लस वन बटे एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स
आर प्लस वन। वापस क्या करता हूं मैं, इसके अंदर वही एक्सपेंशन लगा देता हूं, ठीक है, जो पहले वाला एक्सपेंशन लगाया था ना अपन ने यहां, वही चीज लगा देता हूं। इसके लिए मैं ऊपर से इसको साफ करता हूं। तो देखना बराबर 1/XR प्लस 2 माइनस XR ब्रैकेट, यहां वापस वही एक्सपेंशन लगाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इसको तो चेंज करूं ना। मेरे पास फंक्शन क्या था, fx बराबर x की पावर n था, यहां r प्लस वन हो तो ये r प्लस वन एक ही बात है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, xr प्लस वन की पावर n माइनस x की पावर n, ठीक है। सिमिलरली xr प्लस 2 की पावर n माइनस xr प्लस 1 की पावर n। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को। अब यहां से देखना, इसके ऊपर भी मैं वही एक्सपेंशन लगाता हूं, कौन सा, a की पावर n माइनस b की पावर n बटा a माइनस b वाला, जो यहां लगाया था अभी, ठीक है, यहां लगाया था वही यहां लगाते हैं। तो देखना ये हो जाएगा सर एक्स आर प्लस वन n माइनस वन, फिर प्लस आगे लिखा जाएगा एक्स आर और एक्स आर प्लस वन n माइनस टू, फिर प्लस एक्स आर स्क्वायर एक्स आर प्लस वन n माइनस थ्री, ठीक है। ये मिटा देता हूं, फिर डैश डैश प्लस एक्स आर n माइनस टू एक्स आर प्लस वन, फिर प्लस एक्स आर n माइनस वन, फिर माइनस, ये ब्रैकेट लगा दो और माइनस बाहर ले लो, ठीक है। तो यहां से देखना दोबारा मैं इसका एक्सपेंशन करता हूं, ठीक है, इसका दोबारा मैं एक्सपेंशन करता हूं आगे वाले का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स आर प्लस टू n माइनस वन, फिर प्लस, फिर एक्स आर प्लस वन और एक्स आर प्लस टू, एक्स आर प्लस वन ये एजिटीज आ गया इसकी एक पावर के साथ, और ये n माइनस टू, फिर प्लस ये एक्स स्क्वायर आर प्लस वन और एक्स आर प्लस टू n माइनस थ्री, प्लस डैश डैश प्लस एक्स आर प्लस वन n माइनस टू और एक्स आर प्लस टू, प्लस एक्स आर प्लस वन n माइनस वन। ये ब्रैकेट बंद कर दो और पूरे की ब्रैकेट लगा दो। क्लियर कहानी। आगे चलते हैं। आगे देखना, ठीक है, इनको मिटा देते हैं, एक बार जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेना, देख लेना क्या। आगे चलते हैं, आगे देखना 1/XR प्लस टू माइनस XR ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा अपन फेरबदल करना चालू करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ टर्म्स को एक जगह लेते हैं, जो टर्म एक जगह आने लायक है उनको एक जगह लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखो मैं n-1 वाली जो टर्म है ना, एक n-1 वाली टर्म वहां है, एक n-1 वाली टर्म यहां है, मैं इन दोनों को एक साथ लेता हूं, ठीक है। उससे क्या होता है फिर देखते हैं, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को अपन एक साथ लेते हैं, तो एक्स आर प्लस टू, ठीक है, जहां प्लस टू साथ में होना चाहिए, एक्स आर प्लस टू n माइनस वन, सॉरी n माइनस, हाँ n माइनस टू n माइनस वन, ठीक है, इसको ले लिया, ठीक है। फिर माइनस साथ में अब ले लो आप एक्स आर प्लस वन वाली टर्म, ठीक है। इनको निशान एक बार मैंने बाहर लिया है, इसको ले लेता हूं मैं एक्स आर प्लस वन n माइनस वन, ठीक है। इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया, ठीक है, इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया, एक्स आर प्लस टू n माइनस वन माइनस एक्स आर n माइनस टू। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे चलते हैं, एक सेकंड, अपन ने जो टर्म लिखी थी ना, उसमें जो अपन ने पास आया था, एक सेकंड में लिख देता हूं, अपन ने किसको एक्सपेंड किया था, अपन ने 1/XR प्लस टू माइनस XR,
ठीक है, ब्रैकेट एक्स एन आर प्लस 2, शायद अपने पास यहाँ 1 था, ठीक है, माइनस एक्स आर प्लस 1 की पावर n बट्टे एक्स आर प्लस 2 माइनस एक्स आर प्लस 1, ठीक है, ये था। हाँ, कहाँ मिस्टेक हुई मैं बता देता हूँ, क्योंकि अपन ने, मैंने वो तरीका बताया था ना कि ऊपर नीचे अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, वही दिक्कत थी, अपन ने माइनस ऊपर नीचे कॉमन नहीं लिया, तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन वहाँ से जब चलते हैं तो ये एक्स आर माइनस उस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, अपन जिस प्रकार से इसका एक्सपेंड कर रहे हैं वो यहाँ लिखा जाएगा एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस 2, एक ही बात है, तो एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस 2, ठीक है, ये था। अब मैं माइनस कॉमन लेके इसको चेंज कर देता हूं, यहां से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये इस बार उल्टा हो जाएगा, एक्स आर प्लस 2 माइनस एक्स आर, माइनस पहले कॉमन ना लेके मैंने अब ले लिया माइनस एक्स आर, ठीक है, फिर प्लस। अब चलो, अब वापस जहां जहां बेस में ये दोनों दिख रहे हैं ना आपको, उनको एक साथ उठा लो। फिर देखो मुझे बेस में कौन दिख रहे हैं साथ में, ये रहा एक भाई साहब, ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, यही है क्या, एक्स आर प्लस 2 वाला चाहिए एक तो, और ऊपर n माइनस 2 पावर हो, चाहे ऊपर पावर कितनी भी हो, अपने को एक्स आर प्लस 2 वाला चाहिए, ठीक है, एक्स आर प्लस 2 वाला ये रहा, ठीक है, एक तो, और इसके साथ में एक्स आर प्लस 1 है, और एक एक्स आर ये आ रहा, ठीक है, इन दोनों को भी साथ में अपन लिख लेते हैं। तो देखना, या ऐसा देखो जहां आपके पास आर हो, आर प्लस 2 नहीं होना, एक सेकेंड, अपन मिस्टेक कर गए यहाँ भी, ये x2 माइनस आर है, तो देखना यहाँ से एक चीज़ और देखना, अब मैं लेता हूँ वापस, मतलब इसके बेस में हमेशा r प्लस 2 और r प्लस 1 ही चलना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं इसका डिवाइड करूंगा तो वापस अपन अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं इस वजह से, ठीक है। तो देखना, आगे चलते हैं और देखो, इसको देखो, r प्लस 2 इसमें है x के साथ में, और r इसके साथ है x में, ठीक है, तो इन दोनों को साथ ले लेते हैं। ये माइनस का, क्यों माइनस यहाँ लगा हुआ है, दोनों में एक्स आर प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो एक्स आर प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा एक्स आर प्लस 2 एन माइनस 2 माइनस एक्स आर एन माइनस 2, ये बचेगा, ठीक है, फिर प्लस। अब और आगे चलते हैं, ठीक है, अब और आगे चलते हैं, तो देखना इस प्रकार से ये चीज़ें कॉमन आती रहेगी, ठीक है, और देखते हैं अब क्या कॉमन आएगा अपने पास। यहां से देखो, एक तो ये रहा एक्स स्क्वायर आर प्लस 1, ठीक है, और यहां अपने पास इससे जस्ट पहले वाला कौन सा टर्म होगी, इससे जस्ट पहले की टर्म कौन सी होगी अपने पास, एक्स आर एन माइनस 3 और एक्स आर प्लस 1 का स्क्वायर, यही होगी। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से यहां से एक्स स्क्वायर आर प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा सर एक्स एन माइनस 3 आर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर आर प्लस एक्स स्क्वायर आर ही बचेगा यहाँ, सॉरी, आर प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, सॉरी, एक्स स्क्वायर आर प्लस 1 बाहर चला गया, तो एक्स आर एन माइनस 3 बचेगा, ठीक है, प्लस डैश डैश, इस प्रकार चलते रहो, ठीक है। पहले देखो, पहले एक्स आर प्लस 1 कॉमन आया, फिर एक्स स्क्वायर आर प्लस 1 कॉमन आया, ठीक है, इस प्रकार से अपन चलते रहे, तो लास्ट वाला अपने पास कॉमन आएगा एक्स आर प्लस 1, ठीक है, और ये एक्स आर प्लस 2 माइनस एक्स आर, इतना तो कन्फर्म है, ठीक है। तो अंतिम टर्म के लिए अपन जाते हैं, लास्ट टर्म के लिए, तो देखो लास्ट टर्म पे भी आ जाओ अपन, ठीक है, लास्ट टर्म पे आते हैं, तो यहां तो मेरे पास ये बच रहा है, ठीक है, इसको तो ले चुके हैं अपन शायद सबसे पहले, नहीं ये बच रहा है अपने पास, ठीक है, एक तो अपने पास ये बचेगा, मतलब अंतिम टर्म बचेगी अपने पास n माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, n माइनस 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और ये एज इट इज सिंगल पावर बच जाएगी लास्ट में,
ठीक है, लास्ट में क्या बच जाएगा अपने पास, सिंगल पावर बच जाएगी। पूरे समीकरण में अब इसका भाग दे दो, ठीक है, यानी कि xn माइनस वन बटे x की पावर n माइनस वन आर प्लस टू माइनस एक्स एन माइनस वन आर, ये r ही बचेगा, r प्लस वन नहीं बचेगा यहाँ, बटे एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर प्लस एक्स आर प्लस वन ब्रेकेट एक्स आर प्लस टू एन माइनस टू माइनस एक्स आर एन माइनस टू बटे एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर, फिर प्लस डैश डैश इस प्रकार चलता जाएगा। लास्ट वाली टर्म लिख रहा हूँ अब मैं यहाँ, प्लस एक्स एन माइनस टू आर प्लस वन, और यहाँ आपके पास एक ही बचेगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म है, ठीक है। यहाँ से वापस आप वो पहले वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हो। इस बार ये कहाँ से स्टार्ट होगा, n माइनस टू से स्टार्ट होगा, एक्स आर प्लस टू एन माइनस टू और एक्स आर, फिर प्लस एक्स आर प्लस टू एन माइनस थ्री, इस प्रकार चलता रहेगा। सिमिलरली इसके लिए लगाओ, ठीक है, बीच में प्लस और एक्स आर प्लस वन, फिर इसके लिए लगाओ। यहां से आप एक चीज देख पा रहे हो कि आपको सारा का सारा जो मिलेगा वो n माइनस वन घात का एक समघात फलन मिलेगा, ठीक है। ये क्या मिलेगा आपको, n माइनस वन घात का एक समघात फलन मिलेगा जब आप इसको इस प्रकार से सोल्व करते जाते हो। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आया होगा। इस प्रकार आप इसको सिमिलरली डैश डैश लगा के आप इसको n के लिए भी बोल सकते हो। क्लियर है? तो ये अपनी एक थ्योरम और कंप्लीट होती है। बस इसमें ये एक्सपेंशन का ध्यान रखना, यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ होने की संभावना रहती है, ठीक है। कंफ्यूजन वाला सीन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको ध्यान में रखना आप, ठीक है, और आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एक अंतिम जो थ्योरम है वो मैं लिखता हूँ, जो आपको स्वयं को कंप्लीट करनी है। एक लास्ट थ्योरम में लिख रहा हूँ, ये थ्योरम आपको खुद को कंप्लीट करनी है। थ्योरम का स्टेटमेंट है, ए फंक्शन एफ एक्स, ए फंक्शन एफ एक्स इज नोन इन 3 पॉइंट्स, is known in 3 points x1, x2, x3 in the vicinity of an extreme point of an extreme point x0, then there exists an approximation x0 equals to x1 plus 2x2 plus x3 upon 4 minus f x1 x2 plus f x2 x3 upon 4f x1 x2 x3। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इस थ्योरम को मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूं। एक फलन एफ एक्स का चरम बिंदु, ठीक है, इसका एक्सट्रीम पॉइंट बोल रहे हैं, यानी कि चरम बिंदु x0 के सामीप्य में 3 बिंदु x1 x2 x3 पर ज्ञात है, मतलब इस पे ये पता है इसको क्या है, तब इस सन्निकट का जो अस्तित्व होगा वो इस प्रकार से होगा, मतलब जो x0 होगा उसकी जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगी वो इस प्रकार से होगी। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको सबसे पहले अपन जानते हैं एफ x1 प्लस एफ x2 x3 का मान लिखो, ठीक है। इसका मान हो जाएगा एफ x2 माइनस एफ x1 बटे x2 माइनस x1, फिर प्लस सिमिलरली एफ x3 माइनस एफ x1 बटे x3 माइनस x2। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आप एलसीएम लो, ठीक है, उसके बाद आप एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद आप देखो
x1 आपके f(x1) आपके पास कॉमन आएगा, ठीक है, f(x1) क्या होगा आपके पास कॉमन आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसी प्रकार आप फाइंड करो उसके बाद f(x1) x2 माइनस f(x2) x3, ठीक है, ये फाइंड कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपको, ये वाला चाहिए अपने को, तो ठीक है, ये वाला चाहिए, तो अपने को क्या करना है, इसमें ये वैल्यू निकाल लो 4f(x1) x2 x3, ठीक है, ये वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ये वैल्यू निकालने के बाद आप इसको 4 से डिवाइड करो तो एक वैल्यू आपको मिलेगी, फिर आप इसको इसमें से घटाओगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको x0 फाइनल आंसर इसमें मिल जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको खुद को कंप्लीट करनी है, ठीक है, ये थ्योरम आप स्वयं कंप्लीट करना। इस थ्योरम में ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसा मैंने बता दिया होगा आपको कि आपको करना क्या है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है कॉमन वॉमन लेके, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद ये वैल्यू फाइंड कर लो, इस वैल्यू को फाइंड करने के बाद डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद इसमें से घटा दो, इसमें से घटाओगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। वही बात है, आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज आपको पुटअप करके आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। ध्यान रखना, ये अंतिम जो 2 थ्योरम अपन ने पढ़ी है ना आज की क्लास में, एक तो इससे जस्ट पहले वाली और एक ये अभी वाली, दोनों थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी गई है और आगे भी इस थ्योरम के पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप, ठीक है। आगे आता है फिर नेक्स्ट आता है फिर आपके रिलेशन, ठीक है, आगे आता है आपका आपका रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंस एंड डिवाइडेड डिफरेंस, यानी कि अग्रांतर और विभाजित अंतर में संबंध, ठीक है। ये अपना अगला टॉपिक आता है और ये आएगा अपना इक्वल इंटरवल्स के लिए, ये रिलेशन हमें फाइंड करना होगा इक्वल इंटरवल्स के लिए, ठीक है। और इस रिलेशन को अपन फाइंड करेंगे अपनी अगली क्लास में, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद न्यूटन विभाजित फॉर्मूला आएगा, ठीक है, न्यूटन का फॉर्मूला दोबारा आएगा अनइक्वल इंटरवल्स के लिए, और उसके बाद इसमें बचता है क्वेश्चंस का पार्ट। तो अगली आने वाली 2 क्लासों में हम या तो एक लेंगे, कोशिश करेंगे एक ही क्लास रखें, ठीक है, कि आगे आने वाली अगली क्लास में अपन कोशिश करेंगे अपना जो ये चैप्टर चल रहा है इसको ख़त्म करने का, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस की मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एक पहला वाला चैप्टर छोड़ दो, ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है क्योंकि उसमें अलग टाइप की चीज़ें, बाकी इसमें कोई भी एक ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको अपन 4-5 क्लासों से ज़्यादा दें। अगर उसको हम 4-5 क्लासों से ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर वो अपनी कमी मान सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसा कोई चैप्टर है नहीं, 5-6 क्लास लास्ट होती है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ बाकी गुणा भाग के काम चलते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप अगर प्रैक्टिस खुद ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा क्लासें अपने नहीं लगेगी, जल्द से जल्द अपन अपना जो सिलेबस है इस न्यूमेरिकल एनालिसिस को वो जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं आप अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।